अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 69। मुझे बताया गया कि मेरी गिरफ्तारी की एक सनसीखेज खबर बनकर सारे शहर में फैल गई है और लोग मुझे देखने के लिए थाने में आते हैं, लेकिन अयूब के सिवा किसी और को थाने के अहाते में अंदर आने नहीं दिया जाता। तुम अजरा के यहाँ जाते रहते हो? मैंने अयूब से पूछा। हाँ, अयूब ने जवाब दिया, पहले कभी कभी जाता था, जब से तुम मिले हो और तुमने मुझे कहा है कि अजरा के साथ शादी कर लो, मैं तकरीबन रोज़ाना जाता हूँ। तुम्हारी खाला के साथ शादी की बात पक्की हो गई है, लेकिन अजरा हर वक्त उदास और परेशान रहती है। क्या तुम उसे तन्हाई में कभी नहीं मिले? 3 मरतबा मिल चुका हूँ, अयूब ने जवाब दिया। मैंने उसे बताया कि तुम्हें सिकंदर कभी नहीं मिल सकेगा, तो उसके आंसू निकल आए थे। मेरे मतलब उसे किसी ने बताया था कि अयूब बदमाश आदमी है। मैंने उसका दिल साफ करने की बहुत कोशिश की है। अयूब जब मुझे ये बात सुना रहा था तो मेरा दिल एक अनजानी सी मुट्ठी में जकड़ता जा रहा था। मैंने किसी वक्त ये सोचा था कि वापस आ जाऊं, अजरा के साथ शादी कर लूं और पुलिस अफीसर की हैसियत से सीधी सादी ज़िंदगी बसर करूं, लेकिन पाँव का चक्कर ऐसा था कि मैं उसी में पड़ा रहा। हालात अपने आप ही मुझे अपनी लपेट में लेते रहे और मैं तेज़ आंधी में आए हुए तिनके की तरह उड़ता ही रहा। मैं आज रात जा रहा हूं, मैंने आहिस्ता से कहा। अल्लाह मालिक है, अयूब ने मुंह सलाखों के करीब करके कहा। रास्ते में होशियार रहना। उसने सलाखों से हाथ आगे किया। मैंने उससे हाथ मिलाया। उसने मेरे हाथ को इस तरह दबाया जैसे मुझे कोई इशारा दिया हो। मैं उससे पूछने ही लगा था कि संतरी करीब आ गया और उसने बड़े अदब से अयूब से कहा कि हाथ अंदर ना करें। रात को रेलगाड़ी मुझे अपने शहर से लेकर चल पड़ी। पीछे से रेलगाड़ी के साथ वो बोगी भेजी गई थी जिसमें छोटा सा एक कंपार्टमेंट पुलिस के लिए होता है और उसमें कैदी एक से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। गाड़ी की खिड़कियों के साथ सलाखें लगी होती हैं। दरवाज़ों के शीशे वाले हिस्से के साथ भी सलाखें लगी होती हैं। दरवाजे अंदर से मुकफ़ल कर दिए जाते हैं और चाबियां गार्ड के इंचार्ज के पास होती हैं। इतने सख्त इंतज़ाम के बावजूद कैदियों की हथकड़ियाँ नहीं खोली जाती। मेरे लिए तो ख़ास तौर पर बड़ा सख्त हुक्म दिया गया था। एक इंतज़ाम ये भी किया गया कि मुझे ये बताया गया कि मुझे रात 10:30 बजे की गाड़ी से ले जाया जाएगा, लेकिन सूरज गुरूब होते ही मुझे हवालात से हथकड़ी लगाकर निकाला गया और रेलवे स्टेशन पर ले आए। मेरे साथ जो गार्ड थी उसमें एक हिंदू कांस्टेबल था और 3 कांस्टेबल थे, जिनमें से एक सिख और 2 हिंदू थे। चूंकि मैं मुसलमान था इसलिए मेरे साथ गैर मुस्लिम गार्ड भेजी गई। गाड़ी 6:30 बजे मेरे शहर से निकल गई। कुछ देर बाद हेड कांस्टेबल ने अपने साथियों से कहा कि अगले स्टेशन पर खाना खाएंगे। मेरे पास खासे पैसे थे। अपना खर्च ना करना भाइयों, मैंने कहा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, लेकिन किसी छोटे स्टेशन से नहीं। बड़े स्टेशन 2.5-3 घंटे बाद आएगा, मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। तुम अपने पैसे बचाओ और वापस आकर खुराक का बिल वसूल कर लेना। वो बहुत खुश हुए। मैंने चूँकि इरादा कर रखा था कि फ़रार होने की कोशिश करूँगा, इसीलिए अपनी गार्ड को मैं ज़रा खुश रखना चाहता था कि हुक्म के खिलाफ मेरी हथकड़ी कुछ देर के लिए खोल दें। रेलगाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी और इससे ज़्यादा तेज़ी से मेरा दिमाग फ़रार की तरकीबें सोच रहा था, परख रहा था और कोई बेहतर रास्ता तलाश कर रहा था। मुझे एक और गम लग गया था। मैं हमीदुल्लाह और ख्वाजा साहब को ये बताकर आया था कि बहुत जल्द वापस आऊँगा। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि अपने शहर में रास्ते की गाड़ी से पहुंचूंगा और रात ही थानेदार से मुलाकात करके रात की गाड़ी से ही वहां से निकल आऊंगा। इस हिसाब से मुझे 5वें दिन वापस अपने साथियों के पास होना चाहिए था। मैंने 5 दिन का हिसाब इस तरह किया था कि 2 दिन जाने और 2 दिन आने के और 1 दिन फालतू रख दिया था। मगर मैंने हिसाब किया तो मुझे वहां से निकले 2 हफ्ते हो चुके थे। मुझे यह ख़तरा महसूस हो रहा था कि हमीदुल्लाह बेसब्र सा आदमी है, वो मेरे पीछे आ जाएगा। मेरे शहर में उसकी कोई पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन
وہ ذرا سی لغزش کر کے اپنے خلاف شک پیدا کر سکتا تھا۔ میں جب وہاں سے چلا تو خواجہ صاحب نے بھی اور حمید اللہ نے بھی مجھے روکا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پکڑے جاؤ گے، لیکن میں آ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ حمید اللہ نے چلتے چلتے یہ بھی کہا تھا، سکندر تم اگر ان 5 دنوں کے اندر نہ لوٹے تو میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا۔ میں نے اسے منع تو کر آیا تھا، لیکن وہ منع ہونے والا آدمی نہیں تھا۔ کبھی مجھے نظر آنے لگتا جیسے ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہم ابتدا میں ہی انگریز کے قانون کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ میرا دل اس قدر بےتاب ہوا کہ مجھے اگر ہتھ کڑی لگی ہوئی نہ ہوتی تو میں پولیس کے ان 4 آدمیوں پر حملہ کر دیتا۔ ایک چھوٹے سے قصبے کا اسٹیشن تھا، وہاں گاڑی رک گئی۔ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گاڑی کے شیشے اترے ہوئے تھے۔ سلاخوں کی وجہ سے میرے بھاگ نکلنے کا خطرہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں ریل گاڑیوں میں ذرا سے بھی رش نہیں ہوتا تھا۔ پلیٹ فارم پر چند ایک خوانچہ فروشوں کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا تھا۔ 2 آدمی ٹہلتے ٹہلتے ہمارے سامنے سے گزرنے لگے۔ وہاں روشنی بہت تھوڑی تھی اور میں نے ان دونوں کو پہچان تو لیا، لیکن مجھے یقین نہ آیا کہ یہ وہی ہیں۔ ایک تو حمید اللہ تھا اور دوسرا ہمارا ساتھی الطاف۔ الطاف ہمارا بڑا ہی ذہین اور بہت تیز ساتھی تھا۔ اس میں بندر جیسی پھرتی اور چیتے جیسی جھپٹ تھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حمید اللہ نے حیران کن جرت کا مظاہرہ کیا اور مجھے دیکھ کر رک گیا اور بڑی زور سے السلام علیکم کہی۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میں نے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ اس طرح ہمارا مصافحہ ہوا اور پھر الطاف نے ہاتھ ملایا۔ انسپکٹر صاحب، حمید اللہ خان نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، یہ ہمارا یار غار ہے، اگر اجازت دیں تو اس کے ساتھ 2-4 باتیں کر لیں۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کو انسپکٹر کہا تھا اور اس سے ہیڈ کانسٹیبل خاصا چوڑا ہو گیا اور اس نے بڑے افسروں کی طرح حمید اللہ خان کو اجازت دے دی کہ وہ میرے پاس کھڑے ہو کر باتیں کر سکتا ہے۔ حمید اللہ خان نے ایسی باتیں کی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ میں مفرور قاتل ہوں، یا جیسے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ابھی تک اسپیشل برانچ کا سب انسپکٹر ہوں۔ میں نے حمید اللہ خان کے متعلق ہیڈ کانسٹیبل کو بتایا کہ بہت امیر کبیر ٹھیکیدار ہیں اور اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ حمید اللہ خان ایک بات میرے ساتھ اور 2 باتیں ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ کرتا تھا اور اسے اتنی ہوا دیتا کہ میں نے صاف طور پر دیکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل غبارے کی طرح پھولتا جا رہا تھا۔ حمید اللہ خان نے ایک کمال یہ کیا کہ جیب سے کچھ نوٹ نکالے، ہاتھ سلاخوں کے اندر کر کے 10 روپے کا ایک نوٹ ہیڈ کانسٹیبل کے آگے اور 5-5 روپے کے 3 نوٹ تینوں کانسٹیبلوں کے آگے رکھ دیے، اور ان چاروں نے باچھیں کھلا کر اور جھپٹ کر نوٹ اٹھائے اور جیبوں میں ڈال لیے۔ اس زمانے کی یہ بہت بڑی رقم تھی۔ کیوں بھائی؟ حمید اللہ خان نے پولیس گارد سے پوچھا، آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ نہ میرے یار، میں نے جواب دیا، میں نے کہہ رہا تھا کہ تمہیں میں کھانا کھلاؤں گا، لیکن اگلا بڑا اسٹیشن آ جائے تو وہاں سے اچھی قسم کا کھانا مل جائے گا۔ تم کیوں کھلاؤ گے؟ ہمارے ساتھی الطاف بولا، اب ہم تم سب کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ حمید اللہ، الطاف اور میری زبان کا جادو تھا جو چل گیا۔ ہم نے پولیس والوں پر اس طرح بھی اعتماد جمایا کہ حمید اللہ نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ میری ہتھ کڑی کھول دے تاکہ میں آرام سے سفر کر سکوں۔ ہیڈ کانسٹیبل ابھی کچھ جواب کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ میں بول پڑا، نہیں، میں نے کہا، میں ہتھ کڑی نہیں کھلواؤں گا۔ ان کا میرے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی انگریز کسی بڑے اسٹیشن پر دیکھ لے تو ان پر کوئی مصیبت آن پڑے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی بہت تعریفیں کی۔ انجن نے وسل دے دی۔ ہم ساتھ والے کمرے میں ہی بیٹھ جائیں گے، حمید اللہ نے کہا، اور وہ ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئے۔ یہ میل ٹرین تھی جسے اس زمانے میں ڈاک گاڑی کہا جاتا تھا۔ کسی اسٹیشن پر رکتی، اور اب جو چلی تو 1.25 یا 1.5 گھنٹے بعد ایک اور قصبے کے اسٹیشن پر رکی۔ چونکہ وہ جنکشن اسٹیشن تھا اس لیے بارونق تھا۔ وہاں انجن بھی تبدیل ہونا تھا اور برانچ لائن سے آنے والی گاڑی کا انتظار بھی کرنا تھا۔ حمید اللہ اور الطاف آئے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ کھانا لے آتے ہیں۔ مجھے یہ پریشانی ہونے لگی کہ یہ دونوں بہروپ میں نہیں تھے، اصل روپ میں ان کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔
मैंने इस ख्याल से अपने आप को तसल्ली दी कि वो दोनों बेवकूफ़ नहीं और अनाड़ी भी नहीं। मुझे एक और ख्याल आ गया कि हिंदू तो गोश्त खाते ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये खाने से इनकार कर दें। मैंने उनसे पूछा कि वो गोश्त खा लेंगे, तो सिख कांस्टेबल ने बड़े जोश और खरोश से कहा कि यहाँ कौन देखता है, जो आएगा खा लेंगे। खा लेंगे यार, हेड कांस्टेबल ने कहा, आने दो। थोड़ी ही देर के बाद हमीदुल्ला और अल्ताफ खाना ले आए। वो स्टेशन से बाहर एक होटल से खाना लाए थे। उन्होंने बताया कि वो प्लेटें और गिलास भी खरीद लाए हैं। खाना क्या था, गोश्त ही गोश्त था। उसके अलावा मुर्गी थी और पुलिस के काम की जो चीज़ वो लाए वो देसी शराब की 2 बोतलें थी। हेड कांस्टेबल ने बड़ी फुर्ती से जेब से चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला और खाना अंदर रखवा लिया। मैंने गार्ड पर अपना एतमाद मज़ीद पक्का करने के लिए हमीदुल्ला और अल्ताफ से कहा कि वह जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये काबिल गिरफ्त है। मैं एक ख़ास मकसद के लिए दरवाजे के पास खड़ा रहा। हमीदुल्ला और अल्ताफ जब वहाँ से निकल रहे थे तो मैं उनके और करीब हो गया। हमीदुल्ला ने निकलते निकलते मेरे कान में कहा, मुर्गी ना खाना। मैं समझ गया गोश्त और मुर्गी इस कदर पुरकशिश थे कि पुलिस के उन चारों आदमियों को यह भी ख्याल ना रहा कि उनके साथ एक कैदी भी है और वो खाने पर टूट पड़े। मैंने थोड़ा सा गोश्त एक प्लेट में डालकर 2 रोटियां ली और अलग बैठकर खाने लगा। उसके साथ ही गाड़ी चल पड़ी। पुलिस वालों ने सबसे पहले धावा मुर्गी पर बोला और फिर उन्होंने गोश्त का सफाया किया और उसके साथ ही वह शराब पीते जा रहे थे और मैं उन्हें बड़ी गौर से देख रहा था। वो खाना खा चुके तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल ने कहा कि उसे नींद आ रही है। मैं जानता था कि यह नींद कैसी है। वो जवानों, हेड कांस्टेबल ने झूमती हुई और गनूदगी की मारी हुई आवाज़ में कहा, ज़रा जागते रहना। ये उसकी आखिरी आवाज़ थी जो मैंने सुनी और उसके फ़ौरन बाद तीनों कांस्टेबल थोड़े थोड़े वक्फे से सीटों पर ऊंधे हो गए और उन्हें कोई होश नहीं था। हमीदुल्ला खान और अल्ताफ साथ वाले कंपार्टमेंट में जा बैठे थे। जब मेरी गार्ड बेहोश हो गई तो मैं समझ गया कि वो इस कंपार्टमेंट में क्यों बैठ गए थे। आज भी रेलगाड़ियों में देखें, मलहका कंपार्टमेंटों के पायदान एक दूसरे के करीब होते हैं। हमीदुल्ला, अल्ताफ और मुझ जैसे कद का कोई आदमी टांग लंबी करे तो उधर के पायदान से इस तरफ के पायदान पर आ सकता है। दरवाज़ों के डंडे आसानी से पकड़े जा सकते हैं। चलती गाड़ी से टिकट चेकर उसी तरह एक दूसरे कंपार्टमेंट में जाया करते हैं। मेरे हाथ हथकड़ी में बंधे हुए थे। उस कंपार्टमेंट के 2 दरवाजे थे जो आमने सामने थे, दोनों मुकफ़ल थे और चाबियां हेड कांस्टेबल की जेब में थी। हथकड़ी की चाबी भी उसी के पास थी। मैं उसकी जेब से चाबियां निकाल सकता था और दोनों दरवाजे खोल सकता था, लेकिन हथकड़ी को चाबी लगाना मुमकिन नहीं था। जो कुछ भी करना था जल्दी करना था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं और अपने साथियों को किस तरह इतला दूं कि गार्ड बेहोश हो चुकी है। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और मोड़ ज्यादा थे क्योंकि पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। गाड़ी मुड़ती थी तो पांव पर खड़े रहना मुश्किल हो जाता। एक बार गाड़ी ने ऐसा मोड़ काटा कि हेड कांस्टेबल जो सीट पर पड़ा था लड़कर फर्श पर जा भिड़ा और मुझे खतरा महसूस हुआ कि वो गिरने के धचके से बेदार हो जाएगा। मैंने हथकड़ी की जंजीर दोहरी करके अपने हाथ में पकड़ ली। ये उठ रहा होगा तो जंजीर घुमाकर उसके सर पर मारूंगा। वो सर से नंगा था। मैं उसे देखता रहा और वो मुर्दों की तरह पड़ा रहा। दरवाजे पर बड़े जोर की दस्तक हुई और मुझे हमीदुल्ला की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस तक गया। गर्मी की वजह से कंपार्टमेंट के शीशे नीचे थे। ये तो मैंने आपको बताया है कि खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशों वाले हिस्से पर मजबूत सलाखें लगी हुई थी। जल्दी कर सिकंदर, हमीदुल्ला खान ने कहा, चाबी निकाल, दरवाज़ा खोल, अगला स्टेशन ना आ जाए। उस ज़माने में पुलिस निकर पहना करती थी। मैं हेड कांस्टेबल की निकर की जेब पर बड़ी मुश्किल से हाथ डाला क्योंकि कलाइयों पर हथकड़ियाँ चढ़ी हुई थीं। एक ही बार दोनों हाथ जेब में नहीं जाते थे। मैंने चाबियाँ निकाल ली और दरवाज़ा खोल दिया, जिसके सामने हमीदुल्ला खड़ा था और वो अंदर आ गया मगर अभी खुले दरवाजे में खड़ा था। उसके पीछे अल्ताफ उस दरवाजे के पायदान पर आया और वो भी अंदर आ गया। गाड़ी इसी रफ्तार से मुड़ी। मैं हमीदुल्ला खान से टकराया और वो संभल ना सका और अल्ताफ के साथ इतनी ज़ोर से टकराया कि अल्ताफ खुले दरवाजे में जा पड़ा और उसका सर और सीना गाड़ी से बाहर निकल गए और वह अभी उधर को सिरक ही रहा था। अगर हमीदुल्ला उसकी टांगे पकड़ कर घसीट ना लेता
तो वो गाड़ी से बाहर जा पड़ता। उसे घसीट कर दरवाज़ा बंद किया। हमीदुल्लाह खान ने हथकड़ी की चाबी मेरे हाथ से लेकर हथकड़ी खोल दी। मैं दूसरों की हथकड़ी लगाया करता था, अपने हाथ में पहली बार हथकड़ी में बंधे थे। इतना ज़्यादा वक्त हथकड़ी लगी रही तो मेरी कलाइयाँ दुखने लगी। मेरे उन दो साथियों को अंदाज़ा था कि अंग्रेज़ के कानून के ये चार मुहाफ़िज़ मुर्गी खाकर कितनी देर बाद बेहोश हो जाएंगे। अपने अंदाजे के मुताबिक हमीदुल्लाह खान उस कंपार्टमेंट के दरवाजे पर आ गया था। अगले स्टेशन पर रुकने के लिए गाड़ी आहिस्ता होगी तो चलती गाड़ी से उतरना है, हमीदुल्लाह खान ने कहा, लेकिन संभल कर गिर कर जख्मी ना हो जाना। मालूम नहीं इर्द गिर्द इलाका कैसा है, अल्ताफ ने कहा। मैं जानता हूँ, मैंने कहा, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और जंगल है, मैं उधर से कई बार गुजरा हूँ। इनकी राइफलें ले ली जाएं, हमीदुल्लाह ने कहा। नहीं, मैंने कहा कि हम जिधर जाएंगे राइफलें शक पैदा करेंगी। मुझे धचका सा लगा। मैंने अपने साथियों से कहा, मेरा रिवाल्वर वहीं रह गया है जहां मैं इतने दिन रहा था। मैं रिवाल्वर साथ लाया था जो शाह साहब ने अपने ट्रंक में कपड़ों के नीचे रख दिया था। अगर उन्होंने अक्ल से काम लिया तो रिवाल्वर और गोलियां कहीं फेंक देंगे। एक राइफल साथ होनी चाहिए, अल्ताफ ने कहा। एक रिवाल्वर हमारे पास है। अगर फैसला हुआ कि एक राइफल और चारों का एमुनेशन साथ ले लिया जाए, और हमने एक राइफल उठा ली और चारों की बुलेटों से राउंड निकाल कर अपने थैले में डाल लिए। ठहरो दोस्तों, अल्ताफ ने कहा, अंग्रेज बादशाह भी क्या याद करेगा। हेड कांस्टेबल फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ा था। साथ वाली सीट पर सिख कांस्टेबल इस तरह पड़ा था कि उसका एक बाजू नीचे लटक रहा था। अल्ताफ ने हथकड़ी ली और उसका एक कड़ा सिख के लटके हुए हाथ की कलाई पर चढ़ा दिया और दूसरा कड़ा हेड कांस्टेबल की कलाई पर चढ़ाकर चाबी गाड़ी से बाहर फेंक दी। फिर उसने एक और कांस्टेबल को घसीट कर उनके करीब किया और हथकड़ी के दूसरे सिरे वाला कड़ा उस कांस्टेबल की बेल्ट में से गुजार कर बेल्ट बंद कर दी। इस तरह हेड कांस्टेबल और सिख कांस्टेबल उस हिंदू कांस्टेबल के कैदी बन गए। मुझे मालूम था कि हेड कांस्टेबल की जेब में कागजात हैं जो मेरे मुतल्लक हैं। मैंने उसकी जेब से कागजात निकाले। मैंने वो चिट्ठी निकाली जिस पर हेड कांस्टेबल ने मुझे स्पेशल ब्रांच के हवाले करके रसीद लेनी थी। उन कागजात के साथ पेन भी था और मैंने उस चिट्ठी की उल्टी तरफ लिखा, सरकारे बरतानिया के नाम। तुम्हारे कानून के मुहावजों का यही अंजाम होगा। अगर ये चारों हिंदुस्तानी ना होते तो जिंदा ना होते। तुम्हारा कानून तो हिंदुस्तान में नहीं चल सकेगा, सिकंदर। मैंने ये कागज दूसरे कागजात के साथ हेड कांस्टेबल की जेब में डाल दिया। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। कम होते हुए ऊटर सिग्नल के करीब और कम हो गई। पहले हमीदुल्लाह खान उतरा, राइफल उसी के हाथ में थी। फिर मैं उतरा। उतरने के लिए रफ्तार अभी ज़्यादा थी और मुझे कुछ दूर तक गाड़ी के साथ दौड़ना पड़ा। आखिर में अल्ताफ भी उतर आया। अंग्रेज़ की रेलगाड़ी हमें आज़ाद फिजा में उगल कर आगे निकल गई। मैं इस इलाके से रेलगाड़ी पर चंद मरतबा गुजरा था। इस इलाके के अंदर कभी नहीं गया था। मैं इतना ही जानता था कि अंदरूनी इलाके में पहाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा ऊंची नहीं और जंगल हैं। हम अब किसी आबादी में नहीं जा सकते, हमीदुल्लाह ने कहा। यहाँ से दूर निकल चलो। सुबह तक हमें इस मेन लाइन से बहुत दूर जाना चाहिए। अपने ठिकाने की तक किस तरह पहुँचेंगे? पैदल, अल्ताफ ने जवाब दिया। कम अज़ कम 100 मील पैदल चलेंगे, फिर लाड़ी पकड़ेंगे। और ये ख्याल रखना, मैंने कहा, हमें कम अज़ कम 1 हफ्ता दूर रहना पड़ेगा, बल्कि इससे ज़्यादा। आगे किसी न किसी बड़े स्टेशन पर पता चल जाएगा कि कैदी फरार हो गया है और गार्ड बेहोश पड़ी है, या वो होश में आकर खुद ही देख लेंगे उन्हें ज़ियाफ़त कितनी महंगी पड़ी। चारों गिरफ्तार हो जाएंगे। शराब की बोतलें वहीं पड़ी हैं और उन पर यह इल्ज़ाम होगा कि ड्यूटी के दौरान शराब पीकर मदहोश हो गए और कैदी भाग गया। हम जंगल की तरफ चले जा रहे थे। रात के 11 बज गए थे। हमें रेलवे स्टेशन की, रेलगाड़ी की और कस्बे की बत्तियां नजर आ रही थीं। इंजन की विसल सुनाई दी और गाड़ी चल पड़ी। हम 2 कम ऊंची पहाड़ियों के दरमियान जा रहे थे। सावन की वजह से घास हमारे घुटनों तक ऊंची हो गई थी। मैं था तो बड़े मजबूत दिल का आदमी, लेकिन सांप की दहशत मुझ पर आसेब की तरह सवार हो गई थी। अपने ही कदम से घास में सरसराहट हुई तो मैं बुदक जाता।
क्या हो रहा है सिकंदर? अल्ताफ ने पूछा। हर कदम के नीचे महसूस होता है कि सांप है। होश में आ यार, अल्ताफ ने कहा। इस तरह तो तुम जीते जी मर जाओगे। मैंने इस खौफ पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी और उन्हें सुनाया कि अपने शहर में किस तरह पहुंचा, हिंदू थानेदार से किस तरह मिला और उसे क्या कहा, और वहां से निकला तो अयूब मिला और फिर सांप ने डस लिया और मैं शाह साहब और गुलशन के दरवाजे पर जा गिरा। गुलशन? हमीदुल्लाह खान ने ऐसे कहा जैसे आह ली हो। क्या तुमने उसे बताया था कि तुम मेरे साथ हो? बताया था, मैंने कहा। लेकिन गुलशन अब वो गुलशन नहीं रही जो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर घर से निकल आई थी। वो दुनिया की दोस्तियों और दुश्मनियों से बहुत दूर चली गई है, मैंने कहा। मैंने उसके यहाँ पनाह लेने नहीं गया था, उसके कदमों में सर रखकर जान देने गया था। बहुत दूर जाकर हम बैठ गए। रात का आखिरी पहर था। लोहा पिघल जाता है, इससे ज्यादा सख्त फौलाद है, वो भी पिघल जाता है। फिर उसे जिस सांचे में ढालो उसी सूरत इख्तियार कर लेता है। कहते हैं इंसान नहीं बदल सकता। फितरत जो भी शक्ल इख्तियार कर गई कब्र तक वही रहती है। मैं नहीं मानता, मेरा तजर्बा कुछ और कहता है। मैंने बाद में भी देखा है कि इंसान को जब हालात और वाक़यात की भट्टी में फेंक दिया जाता है और जब रंजो अलम और तलखियों की आग जलती है तो इंसान मोम की तरह पिघल जाता है। फिर वो अपने आप को एक सांचे में ढाल देता है और उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्या आप मुझे थोड़ी सी देर के लिए फिलासफर बनने की इजाज़त देंगे? मैं वाइज बनने की कोशिश नहीं करूँगा और मैं अपनी वकालत भी नहीं करूँगा। मैं तो यूँ समझे बयान दे रहा हूँ। जी हाँ, आपसे अकबाली बयान कह लें। गुनाहों के सांचे में ढल जाना तो बहुत ही आसान है, मगर गुनाहों की दुनिया में जाकर अपने आप को किसी और सांचे में ढाल लेना बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि मुश्किल होता है, मैं कुछ और कहता हूँ। इंसान ये समझ ले कि गुनाह जिस्मानी कुव्वतें ही नहीं रूहानी कुव्वतें भी चूस लेता है तो इंसान भद्दे और बदसूरत सांचे में ढल जाने से बच जाता है। फिर वो अगर हालात का रुख ना बदल सके तो भी हालात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस वक़्त ये फ़लसफ़ा नहीं जानता था। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि इंसान हर सांचे में ढल जाता है। मैं माँ बाप का अकलौता और लाडला बेटा था, मगर ज़माने ने क्या क्या रंग दिखाए। हमीदुल्लाह खान नवाब का बेटा था, सिर्फ अल्ताफ था जो जुराइम पेशा दुनिया में न जाने कब से आया हुआ था। मैं और हमीदुल्लाह खान उसी की सीता पर उतर आए थे, मगर वो वक़्त आज भी याद है मुझे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं पैदाइशी मफरूर कातिल हूँ और मेरे जीने का वाहिद मकसद यही है कि गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करनी है। मुझे ऊँघ आई और मैं लेट गया। लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं मैं 1 मिनट सोया था या 1 घंटा। हमीदुल्लाह खान ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। होश में रहो सब इंस्पेक्टर, अल्ताफ ने कहा। उठो और चौकस रहो। मुझे जगाए रखना है तो बातें करो, मैंने कहा। ऐसी बातें करो जैसे हम शिकार खेलने आए हों। हाँ, ये बताओ कि तुम दोनों किस तरह मेरे पीछे आए थे? तुमने तो हमारे लिए मसला पैदा कर दिया था, हमीदुल्लाह ने कहा। इतने ज़्यादा दिन गुजर गए तो हम परेशान हो गए। यही एक सूरत समझ में आई थी कि तुम पकड़े गए हो या पुलिस मुकाबले में मारे गए हो। फिर तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, मैंने कहा। पकड़े जाने की सूरत में तुम मुझे रिहा नहीं करा सकते थे और मारे जाने की सूरत में तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकते थे। ये तो तुम्हें मालूम ही नहीं था कि मुझे गिरफ्तार करके कहाँ ले जाओगे। ख्वाजा साहब ने भी रोका था, हमीदुल्लाह ने कहा। वो कहते थे कि सिकंदर पकड़ा गया है तो तुम भी पकड़े जाओगे, लेकिन शहनाज ने मेरा नाक में दम कर दिया। हमीदुल्लाह खान ने सुनाया कि वो कहती थी कि सिकंदर को ले आओ। मैंने उसे कहा कि सिकंदर अपने घर में तो नहीं बैठा होगा, मैं उसे बाजू से पकड़ कर ले आऊँगा। हो सकता है कि वो गिरफ्तार हो गया हो और हो सकता है कि वो पुलिस मुकाबले में। मैंने इतना ही कहा था कि शहनाज ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, सिकंदर जिंदा है। उस पर कोई ऐसी रस्सी बन गई होती तो मैं भी जिंदा ना होती। हमीदुल्लाह खान खुद भी मेरे लिए परेशान था, लेकिन उसे मेरे पीछे आने पर शहनाज ने मजबूर किया था। वो मेरे लिए रोई थी। हमीदुल्लाह खान को उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा इससे करें कि हमीदुल्लाह खान ने इतना बड़ा ख़तरा मोल ले लिया था।
الطاف کے ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آ گیا تھا، ورنہ کوئی بھی اس کے اس فیصلے کو نہیں مان رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے آئے۔ ڈاکو، راہزن اور دیگر جرائم پیشہ لوگ اس اصول پر کام کیا کرتے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی پکڑا جاتا تو باقی گروہ بکھر کر زمین دوز ہو جاتا تھا، اور اسی اصول پر میرے ساتھیوں کو عمل کرنا چاہیے تھا۔